बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हमने अब कॉन्सेप्ट्स को वहां पहुंचाना है जिसके लिए हम ये सब कुछ पढ़ रहे थे। यानी कि हमारे पास एक 20 नंबर का सवाल आता है पेपर के अंदर, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें हमें दो चीजें बनानी होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो पहले भी हमने बनाई तो होंगी, लेकिन हमने उनको एडजस्टमेंट कंसीडर किए बगैर बनाया या सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट सीख कर बना लिया। लेकिन अब मसला ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए आपको मल्टीपल एडजस्टमेंट देखनी होंगी, जिसमें से अक्रूड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट होगी, अक्रूड इनकम की भी एडजस्टमेंट होगी, प्री पेमेंट्स की एक्सपायरी की या क्रिएशन की वो भी एडजस्टमेंट होगी। उसके बाद अनअर्न इनकम भी होगा, बैड डेट्स भी होगा, डेप्रीसिएशन भी होगा। हाँ, एक एडजस्टमेंट स्टिल बाकी हो, इन्वेंट्री की एनआरवी एडजस्टमेंट, वो भी हम ऐड कर लेंगे अपने पास जब हम इन्वेंट्री को अलग से बतौर टॉपिक तफसील से पढ़ रहे हैं। तो इन्वेंट्री को अभी अलग से दोबारा बतौर टॉपिक हमने पढ़ना है। तो एनआरवी एडजस्टमेंट या तो मैं आपको वर्बली बता दूंगा, लेकिन वो चैप्टर तफसील से मैं आपको समझाऊंगा। मैं चाह रहा हूँ कि अब आगाज कर दिया जाए इसका, ताकि आप ये 20 नंबर के सवाल के लिए प्रैक्टिस में आ जाए। और इसको प्रैक्टिस में रखने के लिए आपको फिर अपने ऊपर एक लाजिम चीज करनी होगी, रोज कम से कम आपको एक सवाल फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आप वहां 20 नंबर वाले सवाल को टैकल कर सकें। आगाज होगा बहुत सिंपल और छोटे सवाल से, लेकिन इख्तिताम होगा बहुत बड़े लेवल के सवाल से, क्योंकि 20 नंबर है, उसके हिसाब से जो मार्क्स लेने पड़ेंगे आपको, उसमें जो लेवल जो है उसका एडजस्टमेंट का, उसमें आपको एडजस्टमेंट तो आती है, लेकिन सबसे मेन चीज है लैंग्वेज पढ़ के वो एडजस्टमेंट समझना और उसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करना। अच्छा, अब जहां तक हम पहुंच चुके हैं, जो कुछ भी हमने सीख लिया है, उसमें हमें ये समझने की जरूरत होगी कि फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन के लिए हमें जो क्वेश्चन दिया होगा वो किस शक्ल में होगा, वो ट्रायल बैलेंस की शक्ल में होगा। और हमें ये तमीज होनी चाहिए कि ट्रायल बैलेंस तक हम आखिर पहुंचे कैसे हैं, एडजस्टमेंट परफॉर्म किए बगैर। यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर जर्नल लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस पहुंच गए हैं, कुछ एडजस्टमेंट के बगैर पहुंचे हैं, ठीक है ना, कुछ पे एडजस्टमेंट होना बाकी है। अब आपको समझना पड़ेगा। देखें, अब ये एक सवाल हमारे सामने है ट्रायल बैलेंस का। ये किताब की एग्जाम्पल नंबर 3 है, पेज नंबर 333 पे आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है कंपनी का नाम ABC, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एज एट 31 दिसंबर 2013। ये ट्रायल बैलेंस 2013 के एंड पे बना है। तो क्या होगा, जर्नल लेजर में अकाउंट है किसका, सेल्स का। तो ये सेल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है पूरे साल की सेल्स का, वो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर दिया गया और यहाँ रख दिया गया है क्रेडिट साइड पर। परचेजेस का हेड देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, पीरियोडिक सिस्टम। इसका मतलब परचेजेस में जो कुछ भी खरीदा गया है उसको एक्सपेंस मान लिया गया है। क्या जो कुछ भी खरीदा है वो सबका सब एक्सपेंस है, या इसमें से कुछ अनसोल्ड भी हो सकता है? तो जो अनसोल्ड पोर्शन है वो हमने इसमें से अलग करना होता है। तो अगर परचेज का बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो इसको अलग करने के लिए हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्रेडिट करके हम एक्सपेंस की वैल्यू एसओसीआई में कम कर देंगे, और जिस वैल्यू को हमने कम किया उसको हम डेबिट करके एसओएफपी में क्या मान लेंगे, एसेट मान। ये एडजस्टमेंट हमने सीखी, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, परचेजेस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट। एमसीक्यू आएगा पेपर में और किताब में भी है। उधर वो आपसे पूछे क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट क्या है, तो आपने क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट का जो आंसर चूज करना है वो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट चूज करना है। क्यों? क्योंकि हकीकत में हम परचेज को परचेज अकाउंट में कम नहीं कर रहे होते, हम परचेज को परचेज अकाउंट के बजाय एसओसीआई में कम कर रहे होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते वक्त। यानी परचेज के बैलेंस को हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाने के लिए वहां ऐड कर दिया होता है, तो परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बन गई होती है। अब परचेज में जिस हिस्से को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाना नहीं चाहते उसको हम उसमें से माइनस करते हैं। तो अगर एमसीक्यू आए और उसमें पूछे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है, और आपको दो एंट्रीज देखने को मिले, एक एंट्री क्लोजिंग स्टॉक डेबिट परचेजेस क्रेडिट और दूसरी एंट्री क्लोजिंग स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट, तो आपने कौन सी वाली एंट्री चूज करनी है? क्योंकि हकीकत में हम परचेज को परचेज अकाउंट में रिड्यूस नहीं कर रहे,
परचेज को तो हम परचेज अकाउंट से क्लोज करके एसओसीआई में पहुंचा चुके हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए। तो फिर हम एसओसीआई में मौजूद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बैलेंस को रिड्यूस कर लें। याद रखेंगे इस बात को। याद हम बोलते हैं कि परचेज इज क्रेडिट क्योंकि समझ में आपको आसानी से आता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम जिस जगह पर उसको कर रहे होते हैं वो परचेज अकाउंट नहीं होता। ठीक है जी। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज क्या है, हमारे एक्सपेंसेस हैं। ये ट्रायल बैलेंस में हमेशा उतना ही दिखेंगे जितना हमने पे किया। जो पे किया वो रिकॉर्ड। रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे लिखा हुआ, ये भी उतना ही दिखेगा जितना पे किया और इतना रिकॉर्ड किया। हीटिंग एंड लाइटिंग भी उतनी दिखेगी जितनी हमने पे की। अब लिखा हुआ है इन्वेंट्री। देखिएगा ट्रायल बैलेंस किस डेट पे बन रहा है, और इन्वेंट्री का क्या लिखा हुआ है, पीरियोडिक सिस्टम में ट्रायल बैलेंस में मौजूद जो इन्वेंट्री होती है वो ओपनिंग इन्वेंट्री ही होती है। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की इन्वेंट्री तो एडजस्टमेंट के जरिए क्रिएट होगी, वो एडजस्टमेंट अगर अब तक बनी ही नहीं है तो पीरियोडिक सिस्टम में आमतौर पर ट्रायल बैलेंस में जो इन्वेंट्री होती है वो क्लोजिंग नहीं होती, ओपनिंग। ओपनिंग स्टॉक याद है, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक। मतलब क्या, मतलब हमारे पास पिछले साल की खरीदी हुई इन्वेंट्री में से 15,000 की इन्वेंट्री अनसोल्ड थी। इस साल मजीद हमने 3,04,400 रुपए की गुड्स मजीद परचेज की, दोनों का सम हो जाएगा 3,19,400। तो साल भर में हमारे पास टोटल 3,19,400 का सामान अवेलेबल है बेचने के लिए। अब उसमें से जो स्टिल साल के एंड पर कहां पड़ा हुआ है, गोडाउन में, वो हम गोडाउन जाएंगे, गिनेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, उतने को क्या मान लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, उसको छोड़ के बाकी सारा बेच चुका है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों के सम में से गोडाउन में पड़े हुए सामान की वैल्यू क्या कर दें, माइनस कर दें, तो जो डिफरेंस अब आएगा वो उस इन्वेंट्री की कॉस्ट होगी जो बिक चुकी है, जिसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स। आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग्स उतनी दिख रही है जितनी कैश फॉर्म में हुई। जितने पैसे ऑनर ने बिजनेस से विड्रॉ किए उसकी एंट्री बनी होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, जो पे किया वो रिकॉर्ड। लेकिन क्या ऑनर इन्वेंट्री की शक्ल में ड्राइंग नहीं कर सकता? तो अगर इन्वेंट्री में से ऑनर कुछ लेकर गया है तो वो ड्राइंग आमतौर पे अब तक रिकॉर्ड नहीं हुई होगी, और जो आपको एसओसीआई और एसओएफपी बनाते वक्त कंसीडर करनी है। तो अगर ड्राइंग इसके अलावा भी है गुड्स की शक्ल में तो उसकी एडजस्टमेंट आ रही होगी। आगे बढ़ते। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, 4,000। ट्रायल बैलेंस में हमेशा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का क्या मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस। अब जैसे ही हम ट्रेड रिसीवेबल्स से रेट ऑफ प्रोविजन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस। तो इस ओपनिंग बैलेंस को उस क्लोजिंग बैलेंस के बराबर लाने के लिए हम पास करेंगे एडजस्टमेंट। याद है, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए मान लें ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस, ये अभी पढ़ा नहीं है मैंने, क्वेश्चन खाली समझाने के लिए बोल रहा हूं। मान लें ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस है 51,000, प्रोविजन का रेट है 10%, तो 51,000 का 10% 5,100। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है और हमें क्लोजिंग बैलेंस कितना चाहिए। तो 4,000 को 5,100 बनाने के लिए हमें 1,100 से एडजस्टमेंट पास करनी होगी। ऐसा याद है या भूल चुके थे? लेकिन अभी जो नीचे लिखा होगा वही करेंगे, तो मैंने ज़बानी आपको बता दिया। अच्छा जी, उसके बाद ट्रेड पेएबल्स की लायबिलिटीज आ रही है, कितनी आ रही है। उससे ऊपर एक चीज हम आगे चले गए क्योंकि अलाउंस को मैंने मिला दिया इससे। अच्छा जी, नॉन करंट एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी प्लांट कितने, और उन पर अब तक कितनी डेप्शन चार्ज हो चुकी है ये भी समझ लें। ट्रायल बैलेंस में जो अक्यूमुलेशन शो हो रही होगी वो ओपनिंग होगी, तो इसमें आमतौर पर इस साल की डेप्शन का इफेक्ट आना। अब देखें, तो रुकिएगा और समझिएगा जो मैं बोल रहा हूं उस बात को। सर एक सवाल उठ रहा है यहाँ पर, अक्यूमुलेटेड डेप्शन के सामने ये लिखा हुआ नहीं है कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग। अब समझेगा, मैं आपको अप्रोच दे रहा हूं, उन अप्रोच को ध्यान में रखिएगा। नॉर्मली ये क्या होती,
यानी इस साल की डेबिशन का एडजस्टमेंट आना बाकी है, जिससे डेबिशन एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट होगा, और ये बैलेंस मजीद क्रेडिट होकर बढ़ जाएगा और एसेट की WDV को रिड्यूस कर देगा। ऐसा तो नहीं ना पिछली अकाउंटिंग कहीं लापता हो गई है, उसका ऐलान करवाना पड़ा हो, कहीं बीच में गुम हो गई है, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा ये पूछ रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या लग रहा है, ये कैसी बातें हो रही है पता नहीं। हाँ। तो अगर कोई मसला हो तो अकाउंटिंग विद फरजान। अच्छा क्या कहा मैंने, आमतौर पर ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, ओपनिंग होता है, दैट इज सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। अच्छा एग्जामिनर का आसानी करता है, अगर यहाँ पे एग्जामिनर लिख दे डेट 1 जनवरी, यानी ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग है लेकिन ये बैलेंस ओपनिंग है, आसान हो गया उसका। बोलेंगे अच्छे अच्छे आदमी हो तुम, बता रहे हो हमें यार। अच्छा अगर उसने यहाँ लिख दिया बैलेंस कौन सा, क्लोजिंग, तो इसका मतलब फिर मानना पड़ेगा ये इस साल की डेबिशन चार्ज करने के बाद। अच्छा अब यहाँ पर अगर कोई डेट ही ना लिखे तो फिर हम क्या करें, नहीं ठहरे, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड को रीड करें अच्छी तरीके से। अगर डेबिट साइड पर डेबिशन एक्सपेंस नामी कोई एक्सपेंस दिखाई देता है तो डेबिशन एक्सपेंस डेबिट हुआ है और ये भी क्रेडिट हुआ है, तो इसका मतलब एडजस्टमेंट बन चुकी है। और अगर पूरे ट्रायल बैलेंस में कहीं भी डेबिशन नामी एक्सपेंस डेबिट हुआ दिखाई तो इसका मतलब अब तक कोई डेबिशन चार्ज ही नहीं है। लेकिन कभी कभी एहतियात करनी पड़ती है, कभी कभी डेबिशन एक्सपेंस पेपर के अंदर डेबिशन एक्सपेंस के नाम से डेबिट नहीं हुआ होता, बल्कि वो सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस के हेड में मौजूद होता है, किसी और हेड में छुपा हुआ होता है। तो अगर छुपा हुआ है तो एग्जामिनर बताएगा, कहाँ बताएगा, अदर इंफॉर्मेशन। अच्छा अदर इंफॉर्मेशन पढ़कर कैसे पता लगेगा कि डेबिशन चार्ज हो चुकी है या, मतलब अगर कोई डेट नहीं लिखी हुई, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो अदर इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अदर इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़कर कैसे मालूम होगा कि डेबिशन चार्ज हुई है नहीं बोली। अगर एग्जामिनर बोल दे डेबिशन इज चार्ज तो इसका क्या मतलब लिया जाए, गलत। इस चार्ज का मतलब है ये पैसिव वॉइस है, डेबिशन चार्ज की जाती है। ये किसकी पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इट मींस की जाती है और अब भी की जाएगी। डेबिशन हैज बीन चार्ज, वॉज चार्ज। अंग्रेजी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस चार्ज का मायना कुछ और है इज चार्ज और उस क्या हो गया भाई, इस चार्ज और उस चार्ज। अरे वाह वाह, जेर और पेश लगा के आपने अंग्रेजी को जो उर्दू बनाया है, डेप्रीसिएशन, अब तक उर्दू ही सुन रहा है मेरे ख्याल से। डेप्रीसिएशन इज चार्ज का मतलब ये हुआ की जाती है, तो अब रेगुलरली यही होता है, तो आप भी करें। हैज बीन चार्ज, वॉज चार्ज, ठीक है ना। तो ये जुमले जरा अच्छी तरह आप क्या करें, पढ़ें, होशो हवास में रहें। अंग्रेजी गलत पढ़ने का बहुत खतरनाक नुकसान है, ठीक है ना। एक बात दफा एक कॉमा लगाने से और कॉमा हटाने से भी लफ्जों के मायनों में क्या होता है, कभी दिखाएंगे आपको ये तब्दीली। एक परसेंटेज लिखी हुई है, उसके आगे कॉमा लगा हुआ है, कॉमा हटाने से परसेंटेज का मायना बदलता है, कॉमा लगाने से बदल जाता है। इसका क्या मायना लिया जाए, चले देखते आगे बढ़ते। अच्छा जी अब आगे क्या लिखा हुआ है, आप समझ रहे हैं यहाँ तक बात। अच्छा मैं कंक्लूसिवली क्या पॉइंट बोलूं, मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो ट्रायल बैलेंस आपके सामने है उसमें तकरीबन बैलेंस क्या होंगे, क्लोजिंग होंगे, सिवाय कुछ बैलेंस को छोड़कर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस क्लोजिंग नहीं होगा, उसको एडजस्ट करना होगा। अक्यूमुलेटेड डेबिशन का बैलेंस क्लोजिंग नहीं होगा, उसको एडजस्ट करना होगा। कैपिटल का बैलेंस भी क्लोजिंग नहीं होगा, उसमें इस साल का प्रॉफिट आना बाकी होगा, ड्रॉइंग लेस होना क्या होंगी, बाकी होगी। इस तरह सोचिए, तो बहुत सारे बैलेंसेस क्या होंगे, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट होंगे। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड पेबल्स की वैल्यू आ गई 42,000 रुपए, कैश इन हैंड कितना है 6,200 रुपए। कैपिटल 1 जनवरी को, मतलब ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है
इसमें ये क्लोजिंग क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो इस साल का चेंज आया है प्रॉफिट की शक्ल में वो इसमें ऐड नहीं हुआ। ड्राइंग अब तक लेस, तो अगर इसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया जाए और ड्राइंग लेस कर दी जाए तो हमें कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। स्टार्ट लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन या अदर इंफॉर्मेशन। ₹400 इज ओड। ओड का मतलब है कि आप मकरूज हैं। ओड फॉर हीटिंग एंड, यानी आपका हीटिंग और लाइटिंग का जो बिल है वो ऊपर लिखे हुए अमाउंट से 400 रुपए से क्या है, ज्यादा है। यानी आपने जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है वो 5000 की नहीं है, 5400 की है। तो 400 रुपए यहाँ क्यों नहीं लिखे जा रहे, क्योंकि अब तक पे नहीं हुए, तो रिकॉर्ड भी नहीं। तो 400 रुपए एक्सपेंस के तौर पे ड्यू हो चुके लेकिन पे नहीं हुए, तो एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड, अक्रूड एक्सपेंस। तो अक्रूड एक्सपेंस में एक्सपेंस की वैल्यू बढ़ानी है, तो एंट्री बनी हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंस डेबिट 400 से, ताकि 5000 और 400 मिलके क्या हो जाए 5400। और जो 400 रुपए यहाँ ज्यादा डेबिट होंगे वो अब तक पे तो नहीं हुए, तो उसको अपनी क्या मानना है, लायबिलिटी। अदर पेएबल क्रेडिट एक जुमला, अक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट दूसरा जुमला। एग्जामिनर इस तरह कुछ भी बोल सकता है। उसके बाद हीटिंग एंड लाइटिंग पेएबल तीसरा जुमला, हीटिंग एंड लाइटिंग बिल आउटस्टैंडिंग चौथा जुमला। सुन रहे हैं? तो अब आप बुक्स जिनके पास है वो हीटिंग एंड लाइटिंग पे एक डॉट लगाए यहां पर, जैसे यहां पे डॉट लगा दे ऐसे करके। डॉट का मतलब ये होगा कि जब मैं इस ट्रायल बैलेंस को फाइनलाइज कर रहा हूँ तो फाइनलाइज करते वक्त ये डॉट मुझे याद दिलाएगा कि ये मुझे बैलेंस 5000 नहीं लेना, बल्कि 5000 को एडजस्ट करके लेना। डॉट का मतलब क्या है, दिस अमाउंट इज सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। अच्छा जी, ओके। नेक्स्ट वन, ये पहली एडजस्टमेंट आ गई भाई। बोले तो एडजस्टमेंट आपको डबल एंट्री चक्कर में बनवा दूं, पेपर में डबल एंट्री हमारे काम की नहीं है, क्योंकि पेपर में रिक्वायरमेंट डबल एंट्री नहीं है बल्कि इफेक्ट्स का है। इफेक्ट्स का मतलब एसओसीआई में इफेक्ट्स लेना। पहले भी, इससे पहले आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना सिखा चुका हूं, लेकिन काफी पुरानी बात हो गई है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। मैं भी डाउट में, मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। अगर आपने बोल दिया नहीं पढ़ाया तो फंस जाऊंगा। पर पढ़ाया है, चले मुनीब कहने पढ़ाया। अच्छा, बोले नहीं पढ़ाया, ठीक है। वो मुझे नहीं पता, मैं कैसे बताऊंगा यार। जी नेक्स्ट, ₹700। बनाओ एंट्रीज बनाओ, याददाश्त थोड़ी बहाल करने के लिए। चले एक काम करें, अपने रजिस्टर तो ओपन करें आप भाई। आप अपने रजिस्टर में सॉल्व करेंगे, बल्कि एक काम ये करेंगे, सॉल्व तो रजिस्टर में करेंगे, घर जाएंगे एक्सेल ओपन करेंगे, एक्सेल में आप इसका एसओसी और एसओएफपी बना के टाइप करेंगे। एक्सेल, एक्सेल पता है ना, होगा भी एक्सेल आपके पास। एक्सेल ओपन करेंगे, वहां पर आप इसको टाइप करेंगे, ठीक है ना, ताकि वहां वाली आदत पड़ जाए आपको। टेंशन में आ गया, बोला ये एक्सेल से मुराद सर्फ एक्सेल है क्या? जी है भाई, ऐसा है सर्फ एक्सेल? नहीं, फिर क्या है, क्या है, क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जी, तो अब रजिस्टर अगर आपने ओपन कर लिया, अगर पहले तो आप इसको यहाँ सॉल्व कर लें, फिर उसको आप एक्सेल पे भी करें, घर जाके एक दफा दोबारा करें ना, ताकि वो लिखने वाली प्रैक्टिस वहां पर। पेज नंबर 1 फॉर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, पेज नंबर 2 फॉर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पेज नंबर 3 फॉर एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अब देखिए, ये आ गया मेरा पेज नंबर 1, ये आ गया मेरा पेज नंबर 2, और ये आ गया मेरा पेज नंबर 3।
ठीक है जी। पेज नंबर 3 में मैं क्या लिख रहा हूं, एडजस्टमेंट्स या एडजस्टिंग एंट्रीज। क्या लिखा मैंने पेज नंबर 3 पे, क्या लिखा मैंने, एडजस्टमेंट्स या क्या लिखा, एडजस्टिंग एंट्रीज। क्या एडजस्टिंग एंट्रीज रिक्वायरमेंट है? पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह पढ़ ले। कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट दैट डेट। दो ही चीजें रिक्वायर्ड है, तीसरी कोई और चीज रिक्वायर्ड नहीं है। यानी क्या बोल रहा हूं, उसको इन एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स चाहिए एसओसीआई और एसओएफपी पर, डबल एंट्री की शक्ल में सॉल्यूशन नहीं चाहिए। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं, एक दो बार बनाऊंगा, मुश्किल चीजें होंगी तब भी बनाऊंगा समझाने के लिए, वरना कोशिश आपको करनी है कि आप इनके डायरेक्ट इफेक्ट लें। मतलब दिमाग में आपको आ गया कि एसओसीआई में हीटिंग एंड लाइटिंग के बैलेंस में 400 डेबिट करने, तो जो एक्सपेंस के तौर पे क्या हो गए, डेबिट हो गए। उसने सोचेगा इस तरह माइंड में, जो एक्सपेंस के तौर पे डेबिट हो गए, उसने हमारा एक्सपेंस बढ़ा दिया, इक्विटी घटा दी एसओएफपी में, तो इक्विटी साइड क्या हो गई, शॉर्ट हो गई, और एसेट साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर उस शॉर्टेज को कौन तब्दील करेगा, लाइबिलिटी। तो एसओएफपी में 400 की लाइबिलिटी आएगी, तो हमारा एसओएफपी क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो आप एग्जाम में बहुत कुछ कर पाएंगे। तो इसका मतलब मैंने एसओसीआई में जो कुछ भी डेबिट किया है उसका इफेक्ट एसओएफपी में क्या पड़ेगा, इक्विटी घट जाएगी, एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम हुआ, अब कम प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा, इक्विटी 400 से घट गई। अगर मैं ये 400 का एक्सपेंस ना मानता तो एक्सपेंस स्टार्ट होता कितने से, 5000 से, प्रॉफिट आता ज्यादा 400 से, इक्विटी ज्यादा आती 400 से, फिर 400 की लाइबिलिटी दिखाई नहीं देती, एसओएफपी पहले बैलेंस होता। लेकिन अगर मैंने 400 से एक्सपेंस बढ़ाया है, 400 से एक्सपेंस बढ़ाया है, तो 400 से प्रॉफिट घटाया है, 400 से इक्विटी घटा दी है, तो अब बैलेंस शीट मेरी शॉर्ट है। इक्विटी और लाइबिलिटी साइड का जो सम है ना, वो कितने से शॉर्ट है, तो उस गैप को कौन फिल करेगा, 400 की लाइबिलिटी। इसका मतलब इम्पैक्ट गया एसओसीआई में हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंस डेबिट, एसओएफपी में अदर पेएबल या अक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। कुछ समझ पा रहे हैं? मैं एंट्री बना के आपको दिखा रहा हूं। इसको लिखा मैंने एडजस्टमेंट नंबर 1, मैंने कहा हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंस डेबिट। इससे क्या हुआ, ये इंपैक्ट कहां गया, एसओसीआई में। एसओसीआई में इस इंपैक्ट का मकसद क्या है, एक्सपेंस बढ़ाना, यानी कि प्रॉफिट को घटाना। अब वो घटा हुआ प्रॉफिट कहां ऐड होगा, एसओएफपी में, इक्विटी में। तो इक्विटी 400 से, एक्सपेंस बढ़ा, प्रॉफिट कम हुआ, इक्विटी 400 तक घट गई, ट्रायल बैलेंस बैलेंस, और एसओएफपी बैलेंस नहीं है। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, लायबिलिटी क्रेडिट करनी है। ये तो किस नाम से, क्योंकि पेपर में ज्यादातर अदर पेएबल का नाम इस्तेमाल हो रहा होगा, अदर पेएबल क्रेडिट या अक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। कितने से एंट्री बनी है, 400 से। डेबिट इफेक्ट कहां पर है, एसओसीआई में, और उसके जरिए एसओएफपी। डेबिट, जुमले को सुनिएगा, डेबिट इफेक्ट कहां पर है, एसओसीआई में, और उसके जरिए जो इफेक्ट एसओसीआई में है वो एसओएफपी में भी है। क्यों, क्योंकि एसओसीआई का रिजल्ट कहां ऐड होता है, इक्विटी में। तो जो रिजल्ट एसओसीआई में है लेकिन वो एसओएफपी में भी पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। ठीक है जी। और ये वाला इफेक्ट तो सीधा सीधा कहां है, एसओएफपी में, लायबिलिटी सेक्शन में। कौन सी लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी, याद है। तो इस तरह डेबिट होकर एक्सपेंस बढ़ गया, क्रेडिट होकर लायबिलिटी बढ़ गई। आगे बढ़े, डॉट लगा लिया था आपने। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ₹700 हैज बीन प्रीपेड फॉर रेंट। 700 रुपए प्रीपेड है रेंट के लिए। मतलब आपने जितना रेंट पे किया है उतना पूरा का पूरा क्या मान लिया, एक्सपेंस मान लिया।
14,000 पे की एक्सपेंस, लेकिन इसमें 700 रुपए बिलोंग करते हैं आने वाले अकाउंटिंग पीरियड से। क्या वो 700 रुपए आज का एक्सपेंस है? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमें इसको एक्सपेंस मानने नहीं दे रहा? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? सेम ईयर्स रेवेन्यू शुड बी मैच विद सेम ईयर्स एक्सपेंस। याद है ना? तो हमें रेंट एक्सपेंस की वैल्यू में से 700 रुपए कम करने, तो अगर हम रेंट एक्सपेंस को 700 से कम करते हैं तो एक्सपेंस कम हो गया, तवज्जो, प्रॉफिट बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ी तो इक्विटी बढ़ी, इक्विटी बढ़ी तो इक्विटी और लायबिलिटी साइड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, और एसेट साइड क्या हो गई? शॉर्ट हो गई। तो अब हमें प्रीपेड डेबिट करना होगा एसओएफपी में एसेट साइड पर, ताकि एसेट बराबर आए इक्विटी प्लस लायबिलिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है कि किस तरह ये इम्पैक्ट एसओसीआई की वजह से इक्विटी बढ़ा रहा है? तो फिर ऊपर हमें एसेट भी बढ़ाने हैं ताकि दोनों साइड्स क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। तो अगली एंट्री हमारी क्या है? डॉट लगा ले रेंट पर, ताकि एसओसीआई बनाते वक्त हमें याद रहे, ताकि एसओसीआई बनाते वक्त हमें याद रहे कि इस पे एडजस्टमेंट है। तो हम क्या एंट्री बना रहे हैं? रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, और ये इफेक्ट कहां लिया हमने? एसओसीआई में। 700 से एक्सपेंस घटा दिया, प्री पेमेंट क्या कर दी? डेबिट। कितने से? 700 से। और ये इम्पैक्ट कहां गया? एसओएफपी में। लेकिन जो क्रेडिट वाला इफेक्ट है वो इनिशियली एसओसीआई में है, लेकिन उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट एसओएफपी में है। ये मैं आपको समझा रहा हूं बार बार। ठीक है जी। उसके बाद दो ट्रांजैक्शन हो गई, दो एडजस्टमेंट हो गई। थर्ड पढ़ लेते हैं। अब जरा देखिएगा थर्ड कॉन्सेप्ट का रिकॉल। अब पिछले में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट अगर आप भूल चुके तो मसला होगा, उसको रिकॉल कीजिएगा लास्ट में। सी पॉइंट, इट इज डिसाइडेड दैट a bad debt of rupees 1200 should be written off। बैड डेट राइट ऑफ करे। राइट ऑफ करने का मतलब क्या है? डेटर अकाउंट को रिड्यूस कर दे। तो आइए राइट ऑफ करने की एंट्री पास करें थर्ड केस में। अब जरा सुनिएगा, फिर सुनिएगा गौर से। बैड डेट को आपने एक्सपेंस मानकर क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कहां पर? एसओसीआई। कितने से? 1200 से। तो 1200 का एक्सपेंस चार्ज हुआ, एक्सपेंस ने आपके प्रॉफिट को 1200 से घटा दिया। तो अब आपके प्रॉफिट में 1200 रुपए नहीं रहे, वो 1200 रुपए कम ऐड हो रहे हैं किसमें? इक्विटी में। तो आपकी इक्विटी साइड 1200 से शॉर्ट हो गई। तो फिर इसका मतलब ऊपर मौजूद एसेट में से भी अकाउंट रिसीवेबल में से 1200 क्या करने हैं? माइनस करने, ताकि ऊपर से एसेट में से 1200 जाए, नीचे एसओसीआई के थ्रू इक्विटी में 1200 की क्या आ जाए? कमी आ जाए, एक्सपेंस बनने की वजह से। समझे बात? यानी तो बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो अब प्रोविजन का जो रेट होगा वो 1200 माइनस करने के बाद अप्लाई होगा, याद है ना? लेकिन अभी रेट लगाने की जरूरत है नहीं, उसने क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड प्रोविजन क्या कर दिया? दे दिया। यहां भी लैंग्वेज का गेम है, जरा समझेगा। हाँ, एंड द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी इंक्रीज टू। इंक्रीज टू मतलब इस लेवल तक ले जाएं, 4000 से उठाकर 4500 बनाए। तो 4500 से बढ़ाएं या 500 से बढ़ाएं? अगर यहां बोलता है इंक्रीज्ड बाय, अगर यहाँ 2 ना लिखा होता, बाय लिखा होता, तो फिर एंट्री ही 4500 से बनती। अब देखें अल्फाज सुने, 4500 तक बढ़ाएं या 4500 से बढ़ाएं? 4500 तक बढ़ाएं। तो 4000 को 4500 कैसे बनाएं? 500 से बैड डेट्स बढ़ाकर। तो इंक्रीज इन प्रोविजन की एंट्री बनेगी बैड डेट्स डेबिट, इफेक्ट गया एसओसीआई में।
तो 500 से हमारा प्रॉफिट और कम हुआ, जिसकी वजह से 500 से इक्विटी हमारी और कम हुई। तो इक्विटी साइड 500 से कम हो चुकी है ऊपर, एसेट साइड 500 से बड़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो कॉन्ट्रा है अकाउंट रिसीवेबल का उसमें 500 का इजाफा करेंगे और अब उसको 4500 मानकर एसेट्स के अकाउंट रिसीवेबल्स के रिमेनिंग बैलेंस से क्या करवा देंगे, नेट करवा देंगे। जब नेट करवा देंगे तो ऊपर वाली साइड भी क्या हो जाएगी, 500 से मजीद कम हो जाएगी। 4000 से तो पहले कम हुई भी थी, 500 से और कम हो जाएगी। तो दोनों तरफ एसओएफपी क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी। तो बैड डेट्स डेबिट कर दिया, प्रोविजन या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट, तो ये थर्ड एडजस्टमेंट आ गई हमारे पास। तो आपने अकाउंट रिसीवेबल पे 2 डॉट लगाने और 1 डॉट लगाना है अलाउंस पर। क्या मतलब, अकाउंट रिसीवेबल 2 डॉट लगाने का मतलब क्या है, एक तो इसमें से 1200 राइट ऑफ करने, फिर इसमें से प्रोविजन का बैलेंस सीडीबी नेट करना है। और प्रोविजन के ऊपर डॉट क्यों लगाया, कि इसको 4000 से लेस नहीं करना, पहले 500 से बढ़ाना है, 4500 बनाकर लेस करना है। याद रखेंगे इस बात को या नहीं, आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड। तो अच्छी लैंग्वेज है। इज टू बी का मतलब क्या है, करनी है, प्रोवाइड करनी है। इज प्रोवाइडेड बोल दे तब भी करनी होती, तब वो बोलता है डेप्शन चार्ज की जाती है। ठीक है ना, ये जो अल्फाज है ना, मैंने आपको पहले भी इन पे गौर करवाया। प्रोविजन इज मेंटेन्ड, प्रोविजन मेंटेन किया जाता है। अगर क्वेश्चंस कर रहे थे उस वक्त भी आपको याद हो। डेप्शन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द ईयर एट 10% ऑन कॉस्ट। तो अब देखें, कुछ नहीं बोला। अगर आप 10% किसका ले रहे हैं, कॉस्ट का, हालांकि आपके पास ओपनिंग अक्यूम डेप्शन क्या है, मौजूद है, तो आप सोच लें कि आप कौन सा मेथड फॉलो करें, स्ट्रेट लाइन फॉलो करें। फिर आप ये भी नहीं देख रहे कि साल के दरमियान में कोई नया एसेट आया है या जो भी कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस है उसका स्ट्रेट आप क्या लगा रहे हैं, 10%। इसका मतलब क्या हुआ, फुल ईयर पॉलिसी। तो हालांकि कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसा सब कुछ हो रहा है। रेट लग रहा है कॉस्ट पर, हालांकि ओपनिंग अक्यूमुलेशन मौजूद है। अगर मैं कॉस्ट में से लेस करूं ओपनिंग अक्यूमुलेटेड और फिर रेट लगाऊं, तो ऑटोमेटिकली मेथड कौन सा हो गया, आरबीआई। ख्याल रखें इन बातों का आप लोग। तो अब हम अगर जो नॉन करंट एसेट्स हैं उनकी कॉस्ट है 1,46,000, उसका निकाल लें कितना, 10%, तो आंसर आएगा 14,600। तो हम चौथी एडजस्टमेंट पास करेंगे, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, जिसका इफेक्ट हम कहाँ लेंगे, एसओसीआई में, accumulated depreciation credit। ये इफेक्ट हम कहाँ लेंगे, एसओएफपी। और हमने कहा 146,000 एसेट की कॉस्ट है, उसका हमने स्ट्रेट कितना ले लिया, 10%, और ये आंसर आया 14,600। 14,600 14,600 से हमने एसोसिएट में एक्सपेंस को बढ़ाकर प्रॉफिट को घटा दिया। यानी कि अगर ये एंट्री ना बनी होती तो प्रॉफिट इतने से ज्यादा होता, इतने से ज्यादा ऐड हो रहा होता किसमें, इक्विटी में। इक्विटी भी इतने से क्या होती, ज्यादा होती, लेकिन इसके चार्ज होने की वजह से प्रॉफिट इतने से कम हुआ, इक्विटी भी इतने से कम हो गई। तो इक्विटी साइड इतने से शॉर्ट है और एसेट साइड ज्यादा है, तो उसको कौन कम करेगा, ये वाली एंट्री। जब हम बनाएंगे एसओएफपी, तो हम एसेट के कॉस्ट में से जो अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस माइनस करेंगे, वो इतने से बढ़ाकर माइनस करेंगे, तो एसेट साइड पर इतने से क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और दोनों तरफ बैलेंस क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ये सोचें बार बार, ताकि आपकी प्रोग्रामिंग हो और आप पेपर में सही डिसीजन ले पाए। उसके बाद नेक्स्ट वन, नंबर नेक्स्ट, इन्वेंट्री एट 31st December 2013 was valued at 16,500। यानी आपके पास जो इन्वेंट्री गोडाउन में आज बची हुई है वो कितनी है, तो आपने एसोसिएट बनाते वक्त
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेशन करते वक्त 16,500 को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनने और उसको वहां से रिवर्स करके क्या मान लेना है, एसेट मान लेना। ठीक है, तो मैं भी एंट्री में लॉस परचेज इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आप जानते हैं उसका इंपैक्ट आएगा किस पर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम एंट्री बनाएंगे क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। परचेज पे लगा लें एक डॉट ताकि याद रहे कि परचेजेस के बैलेंस को 16,500 से रिड्यूस करना है। जब हमने परचेजेस को रिड्यूस किया तो ये इफेक्ट कहाँ गया, एसओसीआई में। एक्सपेंस हमारा क्या हो गया, कम हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक यानी एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट की वैल्यू में क्या हो गया, इजाफा हो गया। क्लोजिंग स्टॉक की अगर एंट्री ना बनती तो ये 16,500 भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होते, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होते तो प्रॉफिट इतने से कम होता। आज अगर ये एंट्री बनी है तो ये 16,500 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, तो प्रॉफिट इतने से ज्यादा है, इक्विटी इतने से ज्यादा है। तो अब इक्विटी साइड बढ़ चुकी है, तो जो बैलेंस इक्विटी में बढ़ा है वो ऊपर एसिड बन के दिखना चाहिए, कहां पर, एसओएफपी। हम क्लोजिंग स्टॉक डेबिट भी तो कर रहे हैं, कहां पर, एसओएफपी। ठीक है जी, एडजस्टमेंट्स आ गई। अब बनेगी इसकी क्या, एसओसीआई। अब बिजनेस का नाम क्या है, पेपर में आपको ये हेडिंग लगी ही मिलेगी, लेकिन उसके नीचे आपको वैल्यू चूज करनी होगी किस चीज की, एज ऑन और फॉर द ईयर एंडेड। अगर आपने नहीं चूज की उसके मार्क्स आप बिला वजह लूज कर जाएंगे। ठीक है जी, बिजनेस का नाम लिखा हमने एबीसी, और क्या लिखा, स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड। क्या ईयर एंड है भाई, 31 दिसंबर 2013। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सेल्स। वैल्यूज देख लें, रुपीज में लिखी हुई। क्या लिखा आपने, सेल। जैसे ही आप सेल लिखेंगे आपके दिमाग में फौरन याद आनी चाहिए किसकी, सेल्स रिटर्न की। लेकिन पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, कहीं भी हमें सेल रिटर्न दिखाई नहीं दी। ऐसा ही है, तो अभी कोई सेल रिटर्न नहीं है, लिहाजा हम सेल जैसी लिखी हुई है वैसी लिख देंगे। तो सेल्स कितनी लिखी है आपने, 4,28,000। फिर आप लिखेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ सेल्स की हमें करनी है वर्किंग। पेपर में ये वर्किंग हम एक ब्रैकेट में कर रहे होंगे, अभी तो मैं आपके सामने ऑन द फेस कर रहा हूँ। ऑन द फेस मतलब ओपनिंग स्टॉक ऐड करूंगा, परचेज ऐड करूंगा, लेकिन पेपर में ये वर्किंग कहाँ हो रही होगी, एक ब्रैकेट में। हम उस तक पहुंचेंगे, लेकिन अभी इनिशियली हम इसको इस तरह सॉल्व करें ताकि आप चीजें समझ सकें। ऐड करूंगा सबसे पहले क्या, ओपनिंग स्टॉक। मैंने क्या बेचा, सवाल, मैंने वो बेचा जो पिछले साल का बचा हुआ था, तो ओपनिंग स्टॉक लिखा मैंने यहाँ। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू पहले से ट्रायल बैलेंस में मौजूद होगी पीरियोडिक सिस्टम में, 15,000। तो 15,000 का सामान पिछले साल का बचा हुआ था। और क्या बेचा, इस साल मैंने गुड्स बाय की। अच्छा, जैसे ही परचेज आ जाए दिमाग में एक और चीज भी आनी चाहिए, और एक और चीज, क्या इस परचेज में से कोई ड्राइंग हुई है क्या, अभी तक तो कुछ नहीं, अगर हुई है तो कंसीडर की जाएगी। अच्छा जी, परचेजेस का बैलेंस कितना है, 3,04,400, और इस पे आपने डॉट लगाया हुआ था, वो डॉट किसका है, क्लोजिंग स्टॉक। अब परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दिया, परचेज में से ड्राइंग अगर कोई है तो क्या कर दी, माइनस कर दी।
अब उसके बाद जो डॉट लगाया है वो किसका है, क्लोजिंग स्टॉक का। लेकिन उससे पहले भी एक चीज सोचने की, क्या इन परचेजेस के लिए कोई कैरेज इनवर्ड है, तो वो कैरेज इनवर्ड हमने उस वक्त तो परचेज में ऐड नहीं किया था, लेकिन कब ऐड करेंगे, पीरियड के एंड। लेकिन परपिचुअल में तो उसको हम फौरन ही इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बना चुके थे, अगर याद हो। सब कुछ रिवाइज होगा आपके सामने, लेकिन आपको याद भी होना चाहिए। अच्छा, कोई कैरेज इनवर्ड नहीं है, लिहाजा इसमें सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है कि जो परचेजेस अब तक बिकी नहीं है उनको परचेज से निकालकर एसओएफपी में क्या मान लें, एसेट मान लें। एंट्री क्या बनी, क्लोजिंग स्टॉक। अब आप मुझे बताइए, क्लोजिंग स्टॉक के डेबिट वाली एंट्री है या परचेज के क्रेडिट वाली एंट्री? ये परचेज के क्रेडिट वाली एंट्री, जिसको आप एसओसीआई में क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू कम करने, कितनी वैल्यू है भाई, 16,500। तो जैसे ही आपने इसमें 16,500 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। कितनी रह गई रिड्यूस होकर, बताइए? 3,02,000, 2,900। फिर उसके बाद मिल जाएगा आपको क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आप 4,28,000 में से 3,02,900 का करवा दें, माइनस करवा दें, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1,25,100। आ गया? कोई अदर इनकम? अदर इनकम हमें कहां मिलेगी, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर। तो हमने पूरा ट्रायल बैलेंस पढ़ा, हमें तो कोई अदर इनकम याद नहीं आ रही। ठीक है, तो अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, लेस करेंगे क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पेपर में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी एक लाइन में आ रहे होंगे, पेपर में ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी सब मिलकर एक लाइन में आ रहे हैं। फिलवक्त में ऐसा नहीं कर रहा, फिलवक्त में बेसिक समझा रहा हूं आपको, तो मैं फिर उस तरफ भी आपको डाइवर्ट करूंगा। ठीक है, उसमें चीजों में कुछ तब्दीलियां आएंगी, चेंजेस आएंगी। अच्छा जी, उसके बाद अब हमें एक्सपेंसेस कहाँ ढूंढने चाहिए, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड। तो जब हम ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड से पहुंचते हैं, सबसे पहले क्या मिलता है, परचेजेस, जिसको हम कंसीडर कर चुके हैं। सबसे पहले क्या मिला, वेजेस एंड सैलरी। कोई डॉट लगाया हुआ, इसका मतलब जितना पेड है उतना ही रिकॉर्डेड है, उतना ही एक्सपेंस है, कोई इस पर अक्रूवल की या प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट नहीं है। तो इसको एज इट इज क्या कर लें, एक्सपेंस मान लें। आप लिखें क्या, सैलरीज एंड वेजेस। कितने से, 64,000 से बेटा, 64,000 से। फिर उसके बाद अगली हेडिंग किसकी देखी आपने, रेंट पे एक डॉट लगा हुआ है। फ्यूचर में डॉट दिमाग में लगने चाहिए, क्योंकि स्क्रीन पे तो आप डॉट लगाने से रहे, वरना वर्चुअल वाले आपको। ठीक है जी, रेंट। तो रेंट पे कितना वैल्यू है, 14,000। 14,000 में 700 एक्सपेंस है या नहीं है, तो एक्सपेंस क्या कर दिया हमने, क्रेडिट। 700 से यहाँ वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। क्या वैल्यू बची, 13,300। और ये 700 यहां से निकाल के हमने एसओएफई में क्या मान लिए, एसेट। याद है ये बात या नहीं? अच्छा जी, उसके बाद हीटिंग एंड लाइटिंग, कितना, 5,000। हीटिंग एंड लाइटिंग का एक्सपेंस 5,000 था, उसको हमने मजीद बढ़ाया कितने से, 400। और 400 को हमने एसेट में क्या माना, लाइबिलिटी। तो यह एक्सपेंस कितना काउंट हुआ, 5,400। उसके बाद ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स का इफेक्ट किस पर आएगा, कैपिटल पर। अब बारी आ रही है किसकी, बैड डेट्स। तो टोटल जो हमने बैड डेट एक्सपेंस डेबिट किया है वो दो हिस्सों में किया है। हमने कहा 1,200 की बैड डेट्स हमने की है राइट ऑफ,
और 500 से हमने किया है प्रोविजन का इंक्रीज, तो टोटल एक्सपेंस जो हमने चार्ज किया है वो 1700 का किया। और फिर बैड डेट के बाद एक और चीज है जो इस साल की क्या है, डेप्रीसिएशन है, क्योंकि एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में तो मजीद नहीं है, तो लिखी हमने यहाँ पर डेप्रीसिएशन। डेप्शन एक्सपेंस को हमने कितने से डेबिट किया था, 14,600। अब उसकी वर्किंग यहाँ भी दिखा सकते हैं, हमने कहा 1,46,000 एसेट की कॉस्ट है, और उसके 10% बैलेंस को हम इस साल का क्या मान रहे हैं, एक्सपेंस। तो अगर हम एक डब्बा बना लें यहाँ पर, तो एक्सपेंसेस का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो तमाम एक्सपेंसेस का मिलकर सम बताइए कितना। जज्बाती आंसर आ गया, अच्छी बात है माशाल्लाह। जी 99,000 पक्का कंफर्म। देखिए क्या करते हैं, इसको ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, तो 1,25,100 में से अगर 99,000 क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो रिजल्ट क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट। आपको नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, 26,100 का। ठीक, अब क्या बन जाएगी, SOF। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यहां लिखेंगे आप हमेशा क्या, एज ऑन 31 दिसंबर। ये फॉर द ईयर एंडेड नहीं है, एज ऑन। तो जो रुपीज लिखा है यहाँ पर, सामने क्या लिख दिया आपने, एसेट्स, और उसके बाद क्या लिखा आपने, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है जी, और उसके नीचे लिखेंगे आप क्या, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्योंकि नॉन करंट एसेट में होते क्या हमारे पास, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। पेपर में आपको आसानी ये है कि आपको ये वाले हेड्स लगे हुए मिलेंगे, आपको सही वर्किंग चूज करके सही वैल्यू पुट करनी है। ठीक है जी, जब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू क्या पिक करेंगे आप बताइए। यहां लगाया मैंने ब्रैकेट, मैंने कहा 1,46,000 कॉस्ट थी, आवाज नहीं आ रही, माजी में उस पर 32,000 की डेप्शन पहले ही चार्ज हुई हुई है, मतलब ये कॉस्ट 32,000 से तो पहले ही माजी में रिड्यूस हो चुकी है। इस साल मजीद 14,600 से क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। क्या मतलब, 32 और 14 कितने हो जाएंगे, 46। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप 1,46,000 में से असल में अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस CD कितना, 46,600 का करवा रहे हैं, माइनस करवा रहे हैं। चेक कर लें आंसर क्या आता है, बोले आंसर 99,400। ये क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की WDV, कहां पर, इस साल के एंड पर। अगर मैं प्लीज, अगर मैं 1,46,000 में सिर्फ क्या माइनस करता, 32,000, तो भी क्या मिलती, लेकिन वो क्या होती, ओपनिंग। ओपनिंग पिछले साल की क्लोजिंग, इस साल की ओपनिंग। फिर बारी आएगी किसकी, करंट एसेट्स की। याद रखिएगा, करंट एसेट्स में सबसे पहले इन्वेंट्री आएगी, कौन सी, ओपनिंग क्लोजिंग। क्लोजिंग, ओपनिंग तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर दी, क्लोजिंग को वहां से निकाल के यहां भेजा ना। यस सर, कितने से एडजस्टमेंट पास की, क्लोजिंग की, वहां से निकाल रहे हैं, वहां से निकाल कर यहां भेज रहे हैं।
16,500। उसके बाद आएगा अकाउंट रिसीवेबल। बहुत एहतियात करने की जरूरत है भाई, ये है एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट। कितने डॉट लगे हुए? 2। अकाउंट रिसीवेबल जो एज पर ट्रायल बैलेंस है वो देखिएगा कितना है, 51,000। 51,000 जो है वो बैड डेट राइट ऑफ करने से पहले है। सबसे पहले हमने इसमें से 1200 का बैड डेट राइट ऑफ किया, तो अब हमें मिला अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस, जिसपे लगेगा प्रोविजन का रेट, लेकिन वो रेट हमें दिया हुआ नहीं था। तो प्रोविजन की वैल्यू को हमने कितने से बढ़ाया? 500 से। पहले से बैलेंस कितना मौजूद है? 4000 का। अब प्रोविजन का टोटल क्रेडिट बैलेंस क्या हो गया? वो मैंने क्या करवा दिया, इसमें से लेस करवा। तो हमेशा एसओएफपी बनाते वक्त अकाउंट रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस से प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस ही लेस किया जाएगा। नेट कर दो 45,000। अकाउंट रिसीवेबल के बाद बारी आएगी प्री पेमेंट की। है कोई प्री पेमेंट? कितने से? 700 से। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? कैश इन हैंड या कैश एट बैंक है मौजूद? कैश है ना, बैंक बैलेंस तो नहीं दिया। तो कैश कितना है? 6,000। अगर आप समझते हैं कोई एसेट बाकी नहीं बचा, तो आप इसका क्या बना लेंगे? बॉक्स। इस बॉक्स को बनाकर जो सम आएगा वो कहलाएगा टोटल करंट एसेट्स। और करंट एसेट जैसे ऐड होंगे नॉन करंट एसेट में, तो क्या मिल जाएंगे आपको? टोटल एसेट्स 68,700। 70 थोड़ी आए, 700 आए। अच्छा, और 99,400 में आप 68,700 का कर दें, प्लस कर दें 1,68,100। करेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद अगला सेक्शन हमारा है, उसका नाम क्या है? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का जो सेक्शन होगा उसमें हमारे पास क्या है? कैपिटल है, और कैपिटल की हमारे पास ओपनिंग वैल्यू क्या दी गई है? 1,21,600। आपने 1,21,600 यहां पर लिख दिया। उसमें नहीं, ड्राइंग पहले थोड़ी, उसमें ऐड करवाया क्या? नेट प्रॉफिट। कि भाई साल भर में जो मेहनत हुई है उससे हमारी इक्विटी में 26,100 का क्या हुआ है? इजाफा हुआ है। ठीक है बेटा, लेकिन उस इजाफे में से हम घर कितना लेके चले गए? 22,000। 22,000 का प्रॉफिट तो हम विड्रॉ भी कर चुके। लेस करवा दी आपने क्या? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितनी लेस करवाई आपने? 22,000। तो आपको क्या मिलेगा? कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कितना? 1,25,700। अब बारी किसकी आएगी? लाइबिलिटीज की। कोई नॉन करंट लाइबिलिटी तो नहीं है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ करंट लाइबिलिटीज हैं, और दो ही लाइबिलिटीज होंगी, एक ट्रेड पेएबल्स और एक अक्रूड एक्सपेंस। सोचें, है ना? ऐसा कुछ याद है? नहीं याद? ट्रेड पेएबल्स की वैल्यू कहां से मिलेगी? एसओएफपी में। उस पर कोई डॉट लगा हुआ है? बोले, जवाब दें। कितनी वैल्यू है ट्रेड पेएबल? 42,000 रुपए। तो ट्रेड पेएबल लिख दिया आपने 42,000 रुपए। ठीक है जी। उसके बाद
क्या आपने एडजस्टमेंट के अंदर कोई लायबिलिटी क्रिएट की है? यस सर। क्या? अदर पेबल्स, यानी कि अक्रूड एक्सपेंस। कितने से? 400। 42,000 प्लस 400, 42,400। सम कर दीजिए। 1,68,100। अच्छा, वहां पर बैलेंस जबरदस्ती मत कीजिएगा। देखें, वहां पर अगर आपका ये वाला आंसर बिल्कुल सही है तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे, ये वाला आंसर सही है तो इसके भी मिल जाएंगे, ये आंसर सही है तो उसके मिल जाएंगे, ये सही है इसके मिल जाएंगे। फर्ज करिए 400 आप भूल जाते हैं, मिसाल के तौर पर, जैसे अभी आप भूल गए थे, माने आप भूल गए थे, माने ना आपको याद नहीं था कि 400 लाइबिलिटी है। ऐसा ही होता है इधर भी एग्जाम में। तो आप 400, तो अगर ये ना लिखें तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो फिर जो नंबर जाएंगे वो सिर्फ 400 के जाएंगे बस, बाकी सारे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 400 के कितने नंबर है? एक नंबर है, आधा नंबर है बस। आइटम भी तो बहुत ज्यादा होंगे। आइटम भी बहुत ज्यादा होंगे, अभी तो कुछ है ही नहीं है। जब आप वो वाले क्वेश्चन करके इसको करेंगे आप बोलेंगे ये कोई लेवल है क्या? समझे बात? है मैंने मॉडल पेपर सॉल्व करके दिखाया हुआ है, आपको भी दिखा दूंगा सॉल्व करके। यानी ये सब लिखा हुआ होगा, ये टाइप नहीं करना होगा। यहाँ बॉक्स होगा 99,400, आपने टाइप करना होगा। यहाँ एक टैब होगा, उसको क्लिक करना होगा, उसमें एक ऑप्शन सिर्फ होगा 1,40,000। दूसरा ऑप्शन होगा 1,40,000 माइनस 32,000। तीसरा होगा 1,40,000 माइनस इन दोनों का सम कितना? 46,600। तो आपको उसमें से सही वाला ऑप्शन चूज करके सही वर्किंग लगानी होगी सामने, और सही बैलेंस पुट करना होगा। सही है बेटा? वो पहले इसको बेसिक तो सीख ले, फिर वो तो करने की प्रैक्टिस करनी है ना। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और बड़े बड़े दिन हुए होमवर्क नहीं मिले आपको यार। अब क्या करें, होमवर्क तो करें आप कुछ, है ना? बहुत दिन हो गए होमवर्क। ये तो एक्सेल पे करके आएंगे, मुझे पता है वो तो आप करेंगे, पहली बात हो चुकी है। लेकिन जो पहले आप अगला सवाल है, उसका नाम है स्टीवन ची। स्टीवन ची मैंने करवाया पहले सवाल आपको? ये नहीं करवाया ना? अच्छा, स्टीवन ची मैंने असल में इतनी बार सॉल्व किए मुझे लगता है कि मैंने करवाया है सवाल। अच्छा, स्टीवन ची। अच्छा, वहां हुआ है, लेकिन वहां इस वाले बैकग्राउंड में नहीं हुआ, मतलब नई किताब वाले नहीं, पुरानी वाली किताब के बैकग्राउंड। तो स्टीवन ची डाइविंची का भाई होगा, स्टीवन ची जो भी होगा। तो ट्रायल बैलेंस रीड करें, समझें, कोशिश करें, ट्रायल बैलेंस का लेवल देख लें, ट्रायल बैलेंस का लेवल देख लें। ठीक है जी। और एडजस्टमेंट पढ़ें, इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट भी आएगी। इंटरेस्ट नहीं सिखाया था मैंने आपको? इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट मैं आपको अकाउंटिंग में सिखा चुका हूं बेटा। और पेपर में इंटरेस्ट वाली एडजस्टमेंट भी आएगी, और ये नीचे सारी एडजस्टमेंट लिखी हुई है आप। सॉल्यूशन इसके आ गई है, इसके आगे मत जाइएगा, खुद सॉल्व कीजिएगा। पूरा सॉल्व करने के बाद ये मत कीजिएगा एक वैल्यू लिखी फिर आंसर देखा हाँ यही है, फिर उसे लिखी यही है, ये मत कीजिएगा। पहले पूरा सॉल्व कीजिएगा, फिर एक्सेल पे टाइप कीजिएगा
फिर आंसर मैच कीजिए। सारे करने ना, कंप्यूटर पे टाइप करने की प्रैक्टिस करनी है भाई। आप जो कर ले हम अच्छी बात है, ठीक है ना। तो नहीं, ये तो स्टेवन जी तो एक ही सवाल है ना। चलो रोज का एक सवाल बस, लाजमी। चलो